हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 5 अगस्त का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 3 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है सुप्रीम कोर्ट ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एम्पावर किया है कि वो चार्जेस लगा सकते हैं अगर कभी भी इन्वायरमेंटल डैमेज होता है। जीएस पेपर 2 आपका गवर्नेंस सेक्शन, साथ ही साथ जीएस पेपर 3 जो आपका एनवायरमेंट कंजर्वेशन होता है, दोनों के लिए ये रेलेवेंट आर्टिकल है। इसी के साथ मैं आपको समझाऊंगा इससे कनेक्टेड क्या पीवाईक्यू आए हुए थे, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कनेक्टेड क्या पीवाईक्यू आए थे, एनजीटी से कनेक्टेड क्या पीवाईक्यू आए थे। फिर मैं आपको सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में बताऊंगा, क्या क्या उसके फंक्शंस हैं वो समझाऊंगा, क्या बेनिफिट्स हैं उसके, फिर क्या क्या चैलेंजेस हैं, साथ ही साथ क्या सल्यूशन हो सकते हैं। इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको एटलीस्ट एक प्रॉपर आइडिया लग सके कि किस तरीके से आपको एक क्वेश्चन के अंदर आंसर को फ्रेम करना होता है, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा आपको चैलेंजेस, सॉल्यूशन, इश्यूज, यही सारी चीज़ें हाईलाइट करनी होती है। सेकेंड आर्टिकल डिस्कस करता है कि जो इथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट्स रखे गए हैं, तो रिसेंटली भी कंसर्न ये आ रहा है कि अगर इथेनॉल का मिक्स हो रहा है पेट्रोल के साथ, तो उससे क्या गाड़ियों में कोरोजन हो रहा है, जंग लग रहा है, या फिर उसका माइलेज गिर रहा है। तो उसी के रेफरेंस में जो गवर्नमेंट है उसने कहा है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, बट इंडस्ट्रीज़ के कुछ कंसर्न्स हैं जिस वजह से ये टॉपिक हाईलाइट हुआ है। मैं आपको प्रॉपर इन डिटेल बताऊंगा क्या है ये पूरा मुद्दा। जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए रेलेवेंट है, ठीक है। इसी के साथ थर्ड आर्टिकल जो बात करता है वो है बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, साथ ही साथ ईपीआर चैलेंज। ईपीआर मतलब क्या होता है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्या क्या चैलेंजेस हैं इंडिया में, वो डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर 3 के लिए रेलेवेंट है। इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग आज रिन्यूएबल सोर्सेस के ऊपर जा रहे हैं, बट उसमें एक चीज़ बहुत एक्सेसिव यूज़ हो रही है, वो है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसमें हमारा मेन होता है कि सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन से अगर फॉसिल फ्यूल का बहुत एक्सेसिव पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है तो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल पे स्विच करना होगा। तो उसमें जो हम लोग लिथियम का यूज़ करते हैं, वो लिथियम का यूज़ मेन बैटरीज में होता है। तो अगर एक बार डिस्कार्ड हो जाएंगी बैटरीज, किस तरीके से उसको हम रिसाइकिल करेंगे। तो ये पूरा आर्टिकल रिसाइकिल, सर्कुलर इकोनॉमी, फिर बैटरी का जो वेस्ट होता है वो कितना ज़्यादा डैमेज क्रिएट कर सकता है, वाटर बॉडीज़ में कितना डैमेज होगा, फिर आपका एयर पोल्यूशन में कितना कंट्रीब्यूशन होगा, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आज जो आर्टिकल्स हैं वो कनेक्टेड है, एनवायरमेंट कंजर्वेशन पोल्यूशन से कनेक्टेड है, ठीक है। इससे कनेक्टेड GS3 2013 में सवाल आया था। अगेन वो एज इट इज़ इस पे नहीं है, बट इस आर्टिकल के की पॉइंट्स को आप इस क्वेश्चन में ज़रूर डाल सकते हैं, वो भी आप समझेंगे कैसे डाल सकते हैं। इन्यूमरेट द नेशनल वाटर पॉलिसी ऑफ इंडिया। मैं आपको समझाऊंगा कि जब बैटरी का वेस्ट होता है तो बैटरी के जो केमिकल्स लीच आउट होते हैं टॉक्सिक, वो वाटर बॉडीज में जाके कैसे इंपैक्ट करते हैं। ये अभी मैंने आपको ओरल बताया, तब आप कनेक्शन अपने आप समझना स्टार्ट हो चुके हैं। टेकिंग रिवर गंगा एज एन एग्जाम्पल, डिस्कस द स्ट्रेटजीज विच मे बी अडॉप्टेड फॉर रिवर वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। What are the legal provisions for management and handling of hazardous wastes in India? इसी से कनेक्टेड एक और क्वेश्चन आया था, मैं 2 से 3 बार डिस्कस कर चुका हूँ, वो है सॉलिड वेस्ट के ऊपर। इंडिया में जो सॉलिड वेस्ट है वो किस तरीके से बहुत ज़्यादा है, किस तरीके से सर्टेन इम्पेडिमेंट्स या प्रॉब्लम है कि उसको हम सही से डिस्पोज नहीं कर पा रहे हैं। फिर मैंने आपको मैनुअल स्कैवेंजिंग के ऊपर कनेक्टेड आर्टिकल समझाया था। मैनुअल स्कैवेंजिंग 2014 एक्ट के ऊपर मैंने अभी जो प्रीवियस आर्टिकल्स थे वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। लेकिन अभी ये जो क्वेश्चन है मैं इस रेफरेंस में आपको इसका प्रॉपर मॉडल आंसर प्रोवाइड करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। पहला आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट ने एम्पावर किया है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग में कहा क्या है, उसने कहा है कि भाई साहब जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो एक तरीके से इम्पोज कर सकता है फाइन को, वो कलेक्ट कर सकता है रेस्टिट्यूशरी एंड कंपनसेटरी डैमेजेस। किसके अंडर में, वाटर एक्ट 1974 और एयर एक्ट 1981। अब इसमें है क्या, मेन पार्ट क्या है, मान लो ये किसी ने ये गंदगी फैलाई है, ठीक है, मान लो एक ओनर है, मान लो मैंने ये सब गंदगी फैला रखी है। अब अगर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने देखा कि भैया आपने गंदगी फैलाई है, तो मुझे क्या है, इसे केवल साफ नहीं करना, साफ करने के साथ पहले मुझ पे क्या लगेगा, फाइन लगेगा। अब जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके पास ये पावर है, पहले तो फाइन लगाएगा, उसी के बाद ये भी कहेंगे भैया ये जो बॉडी थी इसको एज इट इज़ आप पहले जैसा करो जैसे यहाँ पे थी, जो आपने इतनी गंदगी यहाँ पे फैलाई हुई है इसको प्रीवियस ओरिजिनल फॉर्म में लेके आओ। यही मतलब है इसका कि हम एक तरीके से रेस्टिट्यूशरी एंड कंपनसेटरी डैमेजेस मुझे देने पड़ेंगे।
जो भी एनवायरनमेंट में मैंने डैमेज फैला रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम कोई भी स्टैच्यूटरी बॉडी का बना देंगे, स्टैच्यूटरी बॉडी मतलब ऐसी बॉडीज या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो एक एक्ट के द्वारा पार्लियामेंट बनाए, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट वही चीज़ कह रही है कि अगर कोई बनी है तो उसके अंदर एम्पावरमेंट ही नहीं होगा। एम्पावरमेंट कैसे होगा? जब उसके पास पावर होगी कुछ काम करने की। तो क्या जो आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसका काम सिर्फ ये है कि बस वो गाइडलाइंस दे? नहीं, उसके पास पावर है कि वो इम्पोज कर सकती है डैमेजेस, वो इम्पोज कर सकती है फाइन, ठीक है। अब ये चीज़ जो रूलिंग आई है वो आई है किसके द्वारा? दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो अपील थी उसके रेफरेंस में ये चीज़ आई हुई है। अब कुछ जजमेंट की हाईलाइट अगर आपको बताऊं तो जो सेक्शन इन्वॉल्व है उसमें 33A वाटर एक्ट का और सेक्शन 31A एयर एक्ट का ये इन्वॉल्व है, जिसके अंदर डिस्कशन होता है कि अगर कभी भी गंदगी होगी तो गंदगी को दोबारा से सेम एज इट इज़ नेचुरल बेस या नेचर के तरीके से लाने के लिए कुछ डैमेजेस के लिए फाइन पड़ेंगे। तो वो एक्ट में मेंशन था, बट अभी तक उस एम्पावरमेंट नहीं हो पा रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एम्पावर कर दिया। जैसे ही मैंने एम्पावरमेंट की बात बोली तो आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए, रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि हाई कोर्ट ने एक जजमेंट क्या दिया था, जो तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने बिल्स के ऊपर वो अपना एसेंट नहीं दे रहे थे, तो गवर्नर ने कहा भैया ऐसा है, जितने बिल इतने एक सर्टेन पीरियड से ज़्यादा हो चुके हैं वो सारे के सारे बिल हम पास करते हैं। उसी के रेफरेंस में आर्टिकल 142 आर्टिकल 143 दोनों डिस्कशन में थे, जिसमें क्या डिस्कस होता है, जिसमें ये डिस्कशन हुआ था कि प्रेसिडेंट ने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन मांगी थी सुप्रीम कोर्ट से, कहा था कि भैया आप हमें ये बताइए कि क्या कोर्ट के पास या जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो जब जैसे चाहे वो गवर्नर के जो पावर्स होती हैं या प्रेसिडेंट की जो पावर होती है उसमें इंटरवीन कर सकती है, जुडिशरी नहीं कर सकती। अभी तक इसके ऊपर कोई डिक्लेरेशन या सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ पे कोई रिस्पांस नहीं दिया, बट अभी भी ये इन प्रोसेस चल रही है पूरी, ठीक है। तो हाईलाइट में पहला क्या है, ये सेक्शन इन्वॉल्व है। फिर इसमें एक और चीज़ आई है कि भाई अब आपको एक सर्टेन फिक्स मॉनेटरी सम, अगर कभी भी किसी ने कोई एनवायरमेंटल डैमेज कर रखा है तो वो अब जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो लगा सकती है। वो बोल सकते हैं कि भैया अगर आपने इतना डैमेज किया तो आपको पहले ही ये चीज़, एक बोलते हैं ना एडवांस में, जैसे मैं मान लो कि यहाँ पे फैक्ट्री बनाने जा रहा हूँ और इस फैक्ट्री में पोल्यूशन हो सकता है, तो आ करके मुझसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बोलेगा कि भैया ऐसा है, सुनो करना तो रहे हो लेकिन ध्यान रखना अगर इसमें कोई पोल्यूशन होगा तो आप पे इतना सब कुछ होने जा रहा है, तो उसके लिए एश्योरेंस मुझे बैंक से देना पड़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने उसको हाईलाइट कर दी कि भैया अब ये सब अब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कर सकता है। फिर उसमें एक और चीज़ हाईलाइट की, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल। ये चीज़ रिसेंटली भी डिस्कस में थी, जहाँ पे ये बात की गई थी कि अगर कभी भी कोई भी पोल्यूटर डैमेजेस करता है तो उसी को पे करना पड़ेगा। पोल्यूटर पे प्रिंसिपल ग्लोबल कन्वेंशन में ही बहुत ज़्यादा इस पर बात होती है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको रीअफर्म किया। रिसेंटली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी सेम चीज़ को हाईलाइट किया था कि अगर कभी भी डैमेज हो रहा है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं अगर वो डैमेज करती है एनवायरमेंटल, उसका इनवर्स या निगेटिव इम्पैक्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ पे होता है। तो ये जिम्मेदारी बनती है डेवलप्ड कंट्रीज़ की कि वो डैमेजेस को रिकम्पनसेट करे बाय पेइंग सर्टेन एक्स अमाउंट, क्योंकि वहाँ पे पोल्यूटर पे प्रिंसिपल अप्लाई होता है जिससे इकोसिस्टम का रिस्टोरेशन हो सके। सेम चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने भी की है। फिर यहाँ पे रेस्टिट्यूशनल फोकस किया गया, ये भी एक रखा गया है कि भाई साहब अगर आपने वही सेम चीज़, मतलब अगर यहाँ पे मैंने गंदगी फैलाई है तो मुझे अगर सफाई केवल नहीं करनी, मुझे सफाई के साथ साथ ये इंश्योर करना है इसको मैं इसकी ओरिजिनल स्टेट में लेके आऊँ जैसे ये था। फिर कंडीशंस ऑफ एनफोर्समेंट बताया कि डैमेजेस के चार्जेस लगा सकते हैं, और ऐसे नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के द्वारा बैक किया। ये ना हो कि बस एक वैक्यूम में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कुछ अपना नियम कानून बनाता रहे। सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रॉपर रूल और रेगुलेशन का साथ लेके बोला कि भैया आपका ये सेक्शंस जो है ये एम्पावर कर रहा है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कि वो चार्जेस लगा सकते हैं। यहाँ पे नेचुरल जस्टिस का भी सहारा लिया कि भाई साहब कंप्लायंस जितने भी हैं वो प्रॉपर तरीके से फॉलो हों और एक प्रॉपर एफिशिएंसी
फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन रहे। तो ये पूरा जजमेंट था, इस जजमेंट के की हाइलाइट्स थे वो मैंने आपको समझा दिए। अब इसका देखते हैं गवर्नेंस और इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन क्या होगा। पहली बात तो ऑटोनॉमी बढ़ेगी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, जो एनवायरमेंटल अकाउंटेबिलिटी है वो भी बढ़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, अब जब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास पावर होगी, ऐसा तो है नहीं कि मान लो अगर आ करके सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मेरे ऊपर फाइन लगा दिया, तो फाइन लगाने का मतलब मैं पूछूंगा आपके पास कैसे पावर आई, आपने मेरे ऊपर फाइन लगा दिया, तो बोलेगा भाई साहब मेरे पास पावर है अकॉर्डिंग टू दीज एक्ट्स, और सुप्रीम कोर्ट ने भी पावर दे रखी है। तो ये कहीं ना कहीं एनवायरमेंट अकाउंटेबिलिटी को और बढ़ाएगा। हाँ, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं स्टार्ट हो जाए, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव बैकिंग है। लीगल क्लैरिटी जो हो रखी थी वो चीज़ कहीं ना कहीं कोर्ट ने उसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन दिया। बैलेंस ऑफ पावर भी इस चीज़ से होगी अच्छे तरीके से, क्योंकि अभी क्या हो रहा था, ये चीज़ थोड़ी बहुत चल रही थी कि हाँ जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहा था। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी आकर के सिंपल बोल रहे थे भाई गंदगी मत फैलाओ, ये गलत है, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको इस एक्ट के अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है। लेकिन एट द एंड मैं क्या कर रहा था, मैं जाकर एनओसी ले रहा था कहीं इधर उधर से, और फिर क्या हो रहा था, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी मजबूर था उस टाइम पे। लेकिन अब ये सारी चीज़ें नहीं है, अब एक प्रॉपर तरीके से रूल बैकिंग होगी, तो उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंप्लीकेशन है किस चीज़ के, गवर्नेंस और इन्वायरमेंटल इंप्लीकेशन। अब मैं बात करता हूँ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। अब इस पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को आप दो चीज़ों से समझ सकते हो। पहला तो आपको स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी दिखेगा, फिर एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी दिखेंगे। अब इसको आप पहले इतना समझो कि स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं ये किसके अंडर में, एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में आती हैं जो कि काम करती हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में। दूसरी आपकी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करती हैं। किसके द्वारा फॉर्म की गई थी बॉडीज, ये वाटर एक्ट 1974 और एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड पोल्यूशन एक्ट 1981 के द्वारा इनको फॉर्म किया गया था। फंक्शंस क्या क्या हैं ऑलरेडी आपको बताया। इनका मेन फंक्शन होता है इन बॉडीज का कि मॉनिटर करना, कंट्रोल करना एयर और वाटर पोल्यूशन को। जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको एक तरीके से ये ऑपरेशन देखना कि वो किस तरीके से एस्टेब्लिश कर रही हैं, ऑपरेट कर रही हैं, इन सारी चीज़ों का कंसेंट प्रोवाइड करना। फिर गवर्नमेंट को एडवाइस देना, एनवायरमेंटल लॉस को एनफोर्स करने का फंक्शन होता है। हमेशा मैं आपको फंक्शन इसलिए बता रहा हूँ, कई पूछ सकते हैं कि भैया आप ये बताइए कि जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, या आपसे बोल सकते हैं कि आप ये बताइए जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो किस तरीके से काम करता है, उसके फंक्शंस क्या हैं। तो फंक्शंस में आप एज इट इज़ इन फंक्शंस को अपने आंसर में लिख सकते हैं। दिस इज़ द रीज़न मैं एक आंसर फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। पोल्यूशन स्टैंडर्ड को सेट कर सकती है क्या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। बेनिफिट्स क्या हैं, ये इंश्योर करने में मदद करता है कंप्लायंस एनवायरमेंटल नॉर्म्स, ये इंडस्ट्रियल पोल्यूशन रिड्यूस करने में मदद करता है बोर्ड, अर्ली डिटेक्शन करने में मदद होता है, साथ ही साथ ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरीके से काम करता है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में। ये सारे क्या हैं बेनिफिट्स हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होने के। ठीक है, अब अगर देखा जाए इश्यूज क्या क्या हैं, क्या क्या उसके साथ इश्यूज अभी तक चल रहे थे या हैं भी अभी भी। पहला बात तो अंडर स्टाफ, प्रॉपर एम्प्लॉयज़ नहीं है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जैसे मैंने आपको बताया अक्सर क्या होता है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बोल तो दिया कि ऐसा है, अब आपको ये लेट्स से 10 करोड़ का फाइन लग रहा है। अगर ये स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है तो ये तो पूरा स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ अगर मेरी साठगांठ होगी तो पॉलिटिकल बोलेगा ठीक है यार कोई बात नहीं मत दो। तो ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अक्सर ये जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है फंक्शन करने में नहीं कर पाता पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से। फिर एक चीज़ आती है एनफोर्समेंट बहुत स्लो होता है, प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इन सब का सोल्यूशन क्या है, फंडिंग और स्टाफिंग करना होगा। वही सेम चीज़ जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स है उन्हीं प्रॉब्लम को इन्वर्स कर दो। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है तो पहली बात तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम करना होगा। कैसे कम करेंगे, इंडिपेंडेंस को बढ़ाएंगे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, उसकी ऑटोनॉमी को बढ़ाएंगे। और जब हम देख रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से एनफोर्समेंट नहीं हो रहा तो हम एक डिजिटल मॉनिटरिंग टूल का यूज़ करेंगे, है कि नहीं। फिर हम प्रॉपर तरीके से ड्राफ्ट करेंगे रूल्स को जिससे पेनल्टीज को लगाया जा सके एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक रिपोर्टिंग को अच्छा करेंगे। तो आपने नोटिस किया ये जो मैंने पॉइंट्स वन लाइन में बताए ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप एज इट इज़ अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं बिना किसी उसको चेंज किए हुए। ये इसका आर्टिकल से कोई संबंध नहीं, आर्टिकल वॉज अबाउट कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, लेकिन मैंने आपको जो यहाँ पे समझाया है ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट है आपकी आंसर राइटिंग के ऊपर।
चलिए, अब इसी से कनेक्टेड 2018 में सवाल क्या आया था, हाउ इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डिफरेंट फ्रॉम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, क्वेश्चन है 2018 का। एनजीटी हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय एक्ट वेयर एज सीपीसीबी हैज बीन क्रिएटेड बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। अभी आपको पता है कि सीपीसीबी भी आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो किसके द्वारा एस्टेब्लिश हुआ है, वो भी एक्ट के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है। द एनजीटी प्रोवाइड्स एनवायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प रिड्यूस बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन द हायर कोर्ट, वेयर एज सीपीसीबी प्रमोट्स क्लीनलीनेस, स्ट्रीम्स एंड वेल एंड एम टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर इन द कंट्री। तो ये बिल्कुल सही है, तो इसमें बी इज राइट वन, ठीक है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है तो उसके अगर आपको बाद में ये लिखा मिलता है कि सीपीसीबी पेनल्टीज भी लगा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सही वो भी होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है, इट इज़ अबाउट इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर। इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर अभी रिसेंटली ही मैंने आपको समझाया था इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, लेकिन फिर भी आज आपको दोबारा मैं समझा दूंगा वो। अभी पहले इस आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस है, उन्होंने डिफेंड किया है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से भैया किसी भी तरीके से माइलेज नहीं ड्रॉप हो रहा है, व्हीकल में जंग नहीं लग रहा है, ये उनका कहना है, ठीक है। क्योंकि अब गवर्नमेंट आप नोटिस कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को, फ्यूल को प्रमोट कर रही है। क्यों? कि कहीं ना कहीं क्लीन एनर्जी थी। क्लीन एनर्जी कैसे थी? क्योंकि इथेनॉल को बनाया जा रहा था वेस्ट मटेरियल बायोमास से। तो जब अगर 100% पेट्रोल है उसमें 80% होगा तो 20% कम पोल्यूशन होगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये 20% जब कम हम यूज़ करेंगे पेट्रोल में, मेन जो आपका फॉसिल है, तो उससे जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है वो भी आपका पॉजिटिवली इम्पैक्ट होगी और कम होगी। अब यहाँ पे पॉइंट क्या होता है, गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है? पहली बात तो माइलेज ड्रॉप होने की बात की गई थी। एक चीज़ कुछ लोगों ने कहा भैया 1 से 2% का माइलेज ड्रॉप हो रहा है, और अभी भी ये जो इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात हो रही है ये ट्यून व्हीकल्स, जैसे आप ये बस देख रहे हो, तो कहने का पॉइंट ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, मोटर इंडस्ट्रीज़, उनका कहना है कि चलो अभी तक हमने इन इंडस्ट्रीज़ की मशीनरी को सिर्फ पेट्रोल के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। अभी इस पेट्रोल में अगर आप इथेनॉल को डालोगे तो अभी उस तरीके से डिज़ाइंड नहीं है, तो इस वजह से उनका कुछ ना कुछ कंसर्न्स भी आ रहा है। इसी के रेफरेंस में जो हीरो मोटर कॉर्प है उन्होंने भी कहा, टीवीएस ने भी चीज़ कही है कि जो व्हीकल अप्रैल 23 के पहले थे उनको अभी ज़रूरत है सर्टेन मॉडिफिकेशंस की। जो उनके फ्यूल सिस्टम है वो अभी उस तरीके से मॉडिफाई नहीं हुए हैं कि इथेनॉल को वो अच्छे तरीके से क्या करें, एक्सेप्ट कर सकें। तो उनके जो वल्नरेबल पार्ट्स हैं उनकी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। आप सोच के देखिए, जो 2015 के प्रोडक्शन का कार होगी, मान लीजिए आपके पास बाइक होगी, तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, वो अभी भी इथेनॉल को एक्सेप्ट करने के लिए तो नहीं बनाई गई थी, वो तो बनाई गई थी पेट्रोल से। लेकिन आज अगर इथेनॉल डालेंगे तो उससे मे भी हो सकता है कि डैमेजेस हो, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ ने ये चीज़ बोली है कि इथेनॉल कोरोजन को क्रिएट कर सकता है। मेटल पार्ट जैसे टैंक, पाइप, इंजन, इन सब में कहीं ना कहीं उसका इन्वर्स इम्पैक्ट हो सकता है। जो रबर प्लास्टिक पार्ट्स होते हैं उसमें सील, गैस्केट, होसेस, ये सब क्या होते हैं, इस पे कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि लीच होने के चांसेस हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो कटना स्टार्ट हो जाए ड्यू टू इथेनॉल, और ये ओल्ड व्हीकल पे ज़्यादा इनका इम्पैक्ट है। टेक्निकल इश्यूज में बात किया जाए तो इथेनॉल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, जिससे क्या होगा कि जो हमारा बोलते हैं ना सेपरेशन है, वो मेटल कोरिजन को क्रिएट कर देगा। इन द सेंस, मान लीजिए कि ये आपकी टैंक है, इथेनॉल यहाँ पे, इसमें हमने पेट्रोल डाला, पेट्रोल डालने के बाद जैसे ही पेट्रोल यूज हुआ तो यहाँ पे पूरा टैंक सूख जाता है, यही पार्ट होता है। लेकिन अब जब यहाँ पे इथेनॉल मिक्स होगा तो इथेनॉल यहाँ पे हल्का हल्का चिपक जाएगा, तो इससे क्या होगा, इथेनॉल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। जब मॉइस्चर होता है तो वहीं पे तो जंग लगता है ना, तो कहा जा रहा है कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी पे इनवर्स इंपैक्ट पड़ेगा टैंक की। ये सब इंडस्ट्रीज का कहना है, गवर्नमेंट डिफेंड करके कहा है भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी सब कुछ सही चल रहा है, राइट। चलो, तो ये आर्टिकल के बारे में था, आप इसको अपने दिमाग में रख सकते हैं। कभी भी अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो इथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट्स गवर्नमेंट दे रही है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें ये एक सिंपल एक पॉइंट डाल सकते हो। अगर आपको इतने आर्टिकल से 1-2 पॉइंट मिल जा रहा है, दैट इज़ मोर देन इनफ। क्या आपको ज़रूरी है कि आप मतलब ये मत एक्सपेक्ट करिए कि आप 10-15 आर्टिकल पढ़ेंगे और 10-15 आर्टिकल पढ़ने के बाद फिर आपको उसमें से ऐसा पॉइंट्स मिलेगा जो अपने आंसर में लिखोगे और आंसर एकदम अलग हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आप हमेशा एक आर्टिकल से 1-2 पॉइंट ज़रूर निकालिए अपने आंसर्स के लिए, राइट। चलो, अब देखते हैं इथेनॉल बनता कैसे है। इथेनॉल बनने का सेम तरीका होता है, शुगर बेस्ड, जो आपकी शुगर केन होते हैं, गन्ने होते हैं, उसमें जब गन्नों से उसका जूस निकाल लिया जाता है, जो बचता है गन्ने का,
ठीक है। गन्ने से जो भी निकलता है बचा हुआ, जिसे हम लोग रॉ मटेरियल कहते हैं, उसी को फर्मेंट किया जाता है। फर्मेंट क्रश करने के बाद उसे प्यूरिफाई करके डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा उससे इथेनॉल निकाल लिया जाता है। और जब उसमें से वाटर हटा दिया जाएगा तो उसी इथेनॉल को उठा करके जो ऑयल डेवलपिंग कॉरपोरेशंस होती हैं, कंपनीज होती हैं, वो लोग क्या करेंगे, पेट्रोल का एक रेशियो लेंगी, उसके साथ उस इथेनॉल को मिक्स कर देंगी। ठीक है, ये सिंपल एक तरीका होता है इथेनॉल बनने का। ये मैंने लिख इसलिए दिया है ताकि आप टेलीग्राम से जब पीडीएफ डाउनलोड करें तो वहाँ पे आपको एक आइडिया रहे कि हाँ ये सारी चीज़ें मैंने समझाई थी, आप उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, पेट्रोल इंपोर्ट कम होगा, क्लीनर एमिशन होगा, जो डोमेस्टिक इथेनॉल इकोनॉमी है वो इंप्रूव होगी। जब डोमेस्टिक इथेनॉल इकोनॉमी इंप्रूव होगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी और ज़्यादा क्रिएट होंगी। अब इसमें चैलेंजेस क्या थे, चैलेंजेस ये थे कि ओल्ड व्हीकल्स के साथ सही तरीके से फिट होने में प्रॉब्लम के सवाल उठे थे। पब्लिक रेसिस्टेंस कहीं ना कहीं होने के इसमें चांसेस है, ये भी चैलेंज है क्योंकि पब्लिक कह रही भाई परफॉर्मेंस इशू है। एट द एंड आपको कोई भी एनवायरमेंट से मतलब नहीं है क्योंकि ये रियलिटी है। अगर एक कंज्यूमर के पास 100 रुपए है तो क्या यहाँ पे वो एनवायरमेंट का सोचेगा कि अपना पेट भरने का सोचेगा, या फिर कम से कम, क्योंकि इंडियन कंज्यूमर्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स, ये सच है। अगर किसी के पास 1000 रुपए है, उसका एक्सपेंसिव 100 रुपए है, 900 रुपए में वो सोच सकता है थोड़ा बहुत एनवायरमेंट बेनिफिट हो। लेकिन आज भी इंडियन इकोनॉमी काम कर रही है बहुत ही मैगर स्केल पे, बहुत ही ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास वाले लोग हैं, तो वो लोग मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं कि भैया किस तरीके से हम बचत कर सकें। तो अगर उन्होंने नोटिस करेंगे कि उनका 1-2 किलोमीटर का माइलेज भी कम हो रहा है तो वाई वुड द यूज़। आप नोटिस कर रहे हैं गिग इकोनॉमी इतने बड़े लेवल पे काम कर रही है, जो बाइक्स हैं इतने सारा स्विगी, उबर, जो रैपिडो सब चल रहा है, वहाँ पर अगर उनको दिखेगा कि भैया माइलेज कम हो रहा है तो आपको लगता है वो लोग इसको अप्लाई करेंगे। तो मेन जो हमारा प्राइमरी एकदम ग्राउंड लेवल पे टारगेट है वो तो फुलफिल ही नहीं हो पाएगा। तो ये एक सवाल खड़ा करता है गवर्नमेंट के सामने कि किस तरीके से हमें इस प्रॉब्लम को टैकल करना होगा। ठीक है, और ये इस डिमांड करती है कि अभी भी मास अवेयरनेस और रेगुलेशन की ज़रूरत है क्योंकि ये भी एक चैलेंज है। ठीक है, हर एक को अवेयर करना। अब देखते हैं, गिवन बिलो आर मेंट are names of 4 energy crops, which one of them can be cultivated for ethanol, right? A है आपका, ये थोड़ा सा फॉन्ट इधर उधर हुआ, जेट्रोफा, मेज, पोनगैमिया, सनफ्लावर। तो इसमें मेज इज राइट वन क्योंकि मेज का यूज कर, देखिए यहाँ पे भी मैंने प्रोवाइड कर दिया था आपको, मेज का यूज करके आप इथेनॉल बना सकते हैं। अब आपका काम क्या है, 2010 यूपीएससी में सवाल आया हुआ था, तो जेट्रोपा, पोनगैमिया और दो ही चीज़ को याद रखो, ये क्या है एक बार नेट पे डालिए, इसको सर्च करके एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगेगा क्या कैसे है। ऑलवेज रिमेंबर, मैं बहुत छोटे छोटे आर्टिकल लेता हूँ, फिर जो अगर कोई बड़े होते हैं उसको भी मैं देखता हूँ, जिससे आपको एक प्रॉपर तरीके से आइडिया लग सके कि कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है। मेन ऑब्जेक्टिव इज यही होता है कि आंसर राइटिंग कैसे अच्छे से हो सके आपकी। पीवाईक्यू और सिलेबस बेस पे काम होता है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में आया हुआ था, अकॉर्डिंग टू इंडियाज नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स। तो जो इथेनॉल ये भी तो बायोफ्यूल ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। ठीक है, बायोफ्यूल्स का मतलब क्या होता है, ऐसे फ्यूल्स जो बायो से बन रहे हैं। बायो मतलब क्या है, हर वो चीज़ जो जिंदा है। अब जिंदा इन द सेंस जिसमें लाइफ थी, जिसमें सेल्स थे, तो हम लोग उसमें नाम आता है बायोमास का। बायोमास क्या होता है, जैसे हमने शुगर का एग्जांपल दिया, शुगर केन का एग्जांपल दिया, मेज का एग्जांपल दिया, तो ये सब जो इसके एज अ रॉ मटेरियल यूज हो सकते हैं बायोफ्यूल में। अब एक चीज नोटिस करिए, जब मैं कह रहा हूँ रॉ मटेरियल इन बायोफ्यूल, तो कभी भी क्या फ्यूल अच्छी चीज से बनाया जाता है या खराब चीज से बनाया जाता है। आप सोच के देखिए, हम वेस्ट प्रोडक्ट को ही तो सस्टेनेबल फॉर्म में यूज करेंगे। क्या आप जो घर में चावल बना रहे हो, क्या वो चावल गंदा है? नहीं, चावल को तो आप यूज कर रहे हो। क्या उस चावल का यूज करोगे आप फ्यूल बनाने में? आंसर इज नहीं। फ्यूल, जो बायोफ्यूल की बात होती है वो हमेशा ये बात होती है कि जो वेस्ट हो रहा है, वेस्ट को रिड्यूस करने में मदद मिलेगी, उसी वेस्ट को हम कन्वर्ट कर दें फ्यूल में। तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखना। पढ़िए, अब कसावा, डैमेज्ड व्हीट ग्रेन, तो डेफिनेट होगा। अगर यहाँ पे लिख देते व्हीट ग्रेन, तब कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ता, क्योंकि जरूरी थोड़ी व्हीट ग्रेन को यूज करेंगे। ग्राउंड नट सीड्स, हॉर्स ग्राम, रॉटन पोटैटो, शुगर बीट। आप नोटिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये बात हो रही है गंदगी से साफ फ्यूल बनाने की। तो हॉर्स ग्राम क्या है, वो तो दाल है। ग्राउंडनट सीड वो भी कहीं ना कहीं वो है। तो यहाँ पे आपको कैसे समझना है, तो कभी भी आपको हमेशा ध्यान रखिए जब रॉ मटेरियल यूज हो रहा है तो किसके रेफरेंस में बात की जा रही है। अगर वो एनवायरमेंट कंजर्वेशन के रेफरेंस में है तो ध्यान रखिए हमेशा वो वेस्ट ट्रीटमेंट से ही आपको दिखेंगे क्वेश्चन में।
तो वहाँ पे हॉर्स ग्राम का यूज़ नहीं होगा। एलिमिनेशन भी लगा सकते हो, एलिमिनेशन लगाओगे बाय डिफ़ॉल्ट ए पे आ जाओगे, लेकिन नहीं भी है तो ये देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हो। बेसिक आपको तो नहीं पता कसावा क्या है, नहीं पता, लेट्स से नहीं पता है आपको, फिर आपको नहीं पता है कि रॉटन पोटैटो से पता ही है, शुगर बीट ये भी आपको थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, लेकिन एक चीज़ पे आप श्योर हो सकते हो, हॉर्स ग्राम दाल को क्यों यूज़ करेंगे, वो भी रॉ मटेरियल के लिए, ऐसा नहीं यूज़ नहीं हो सकता, लेकिन यूज़ क्यों करेंगे, है कि नहीं। तो इस वजह से ये आपका ए इज़ राइट वन। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट और ईपीआर चैलेंज पे। तो हमें पता है जो इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की मार्केट है, जो रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन है, वो किस लेवल पे बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, वो कितनी डिमांड में है। तो उससे कहीं ना कहीं जो आपकी लिथियम बैटरी है उसकी डिमांड एक्सपेक्ट की गई है कि 139 गीगावाट तक उसकी डिमांड आ सकती है। लिथियम बैटरीज इतनी इनकी डिमांड हो सकती है। और करेंटली अभी क्या है, करेंटली तो हमारे पास आपकी 4 गीगावाट पर आवर के हिसाब से इन 2023 ये डिमांड है। तो पॉइंट ये है कि जो लिथियम बैटरीज की डिमांड इतनी बढ़ेगी तो हमें ज़रूरत पड़ेगी लिथियम की। और जब मान लो ये बैटरीज बनेंगी तो बैटरीज ऐसा तो है नहीं ज़िंदगी भर के लिए हो जाएंगी, एक ड्यूरेशन होगा। जैसे आप नोटिस करो अगर आप ओला को चला रहे हो या कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो उसमें लिखा होता है बैटरी का समय इतना है। मान लो आपने 5 साल चला लिया, 5 साल चलाने बस बैटरी का क्या होगा, बैटरी का कोई ना कोई तो होगा ना, मतलब बैटरी को वेस्ट जो अगर फेंक दोगे तो वो तो एनवायरनमेंट में इन्वर्स इंपैक्ट डालेंगी। तो बैटरी को ट्रीट कैसे किया जाएगा। तो पॉइंट यही है कि अगर इस लेवल पे बैटरी का प्रोडक्शन होगा तो कहीं ना कहीं बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ हजार्डस बैटरी वेस्ट जनरेट होगा। और इससे कंसर्न्स ये है कि एनवायरमेंटल डैमेज, ई वेस्ट मैनेजमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब उसके में जो की इश्यूज हाईलाइट है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये एक पूरी आपको मैंने प्रॉपर समरी दे दी कि कैसे क्या है। अब यहाँ पे कुछ हाईलाइट अगर मैं समझाऊं तो उसमें पहला तो है बैटरी वेस्ट और एनवायरमेंट रिस्क। जो आपकी लिथियम बैटरीज हैं वो अप्रोक्सीमेटली 7 लाख टन, ध्यान रखिए 7 लाख टन तक जो इंडिया में आपकी लिथियम बैटरीज के वेस्ट होने के चांसेस हैं, ठीक है। अगर 1.6 मिलियन टन्स ऑफ ई वेस्ट तो 2022 में ही हुआ था। तो ये चीज़ हाईलाइट कर रही है कि इतना वेस्ट अगर होगा तो उस वेस्ट को ट्रीट कैसे किया जाएगा। क्या बस ऐसे उस वेस्ट को छोड़ दिया जाएगा। इम्प्रॉपर डिस्पोजल ये सॉइल और वाटर पे इम्पैक्ट करेगा। अभी आपने क्वेश्चन देखा था गंगा रिवर पे, जो क्वेश्चन आया हुआ था कि जो हमारी वाटर पॉलिसी है, तो जो इम्प्रॉपर डिस्पोजल होगा तो क्या ये रिवर, किसी भी रिवर, नॉट जस्ट गंगा, किसी भी रिवर में जाएगा तो क्या कंटेमिनेट नहीं करेगा, तो क्या उससे ओशियन एसिडिफिकेशन नहीं बढ़ेगा। आप कनेक्ट कर रहे हैं टॉपिक को, केवल कभी भी एक टॉपिक को एक जहां पे मत रखिए, उसको ब्रॉडर लेवल पे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया होगा उससे। फिर एक ये भी चीज़ आ रही है कि बहुत ज़्यादा इससे अगर रिसाइकलिंग सिस्टम डिमांड हो रहा है, अगर इतना ज़्यादा वेस्ट होगा तो उतनी रिसाइकलिंग के मुकाबले हमारे पास उतना क्या हमारे पास कैपेबिलिटी है, हम उस चीज़ को कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। करेंटली तो बहुत ही अनसस्टेनेबल है रिसाइकलिंग सिस्टम इंडिया का, इतने सारे वेस्ट को नहीं रिसाइकिल किया जा सकता है। तो जो बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 है वो क्या कहता है, उन्होंने एक चीज़ बात रखी है कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्कस करता है बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। अब यहाँ पे कहा जाता है कि जो प्रोड्यूसर है वो उसे इंश्योर करना होगा कि प्रॉपर तरीके से वो कलेक्शन और रिसाइकलिंग करे बैटरी वेस्ट की। तो ये प्रोड्यूसर के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई। साथ ही साथ ये भी कहा गया है जो प्रोड्यूसर है वो आपका एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट उसे या तो ले ले, कहाँ से, जो सर्टिफाइड रिसाइकलर है। मान लो मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैंने बैटरीज को प्रोडक्शन किया और बैटरीज मान लो 5 साल बाद मेरे पास दोबारा आई, अब बैटरी वेस्ट होने जा रही है, तो मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसको रिसाइकिल करूँ। मेरे पास वो सारे मशीनरीज या जो सारा रिसाइकलिंग प्लांट नहीं, तो मैंने क्या किया, एक दूसरी इंडस्ट्री है, आप मान लो आप एक रिसाइकलर हो, मैंने आपको दिया, मैंने कहा भाई साहब ऐसा है, ये मेरे पास 1 टन का ये वेस्ट है बैटरी वेस्ट, आप इसको लो और रिसाइकिल कर दो। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया हम रिसाइकिल कर देते हैं। मैंने कहा उसके बदले मुझे ईपीआर सर्टिफिकेट भी दे दो। तो आपने कहा ठीक है भैया ये लो सर्टिफिकेट ले लो, लेकिन पॉइंट तो ये हुआ ना, मैंने क्या वेस्ट को रिसाइकिल कर दिया, नहीं, मैंने तो वेस्ट को आपको दे दिया ये भरोसे से कि आप रिसाइकिल कर दोगे। लेकिन ये तो इंडिया है ना, अभी भी ये चीज़ इतनी अच्छे से नहीं होती है। क्या ज़रूरी है कि रिसाइकलर उस चीज़ को रिसाइकिल करेगा ही? आंसर इज नहीं। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज करंट सिचुएशन में। और साथ ही साथ जो आपका ईपीआर का फ्लोर प्राइस होता है वो बहुत ही कम है
कैसे? जैसे अगर यूके की बात की जाए तो वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 600 रुपये पर केजी के हिसाब से मिलता है अगर बैटरी वेस्ट को रिसाइकलर कोई कर रहा है तो। कौन? मैं आपको दूंगा। लेकिन इंडिया में क्या है? इंडिया में 150 रुपये से भी कम है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको कहा जाए कि भैया आप रिसाइकलिंग कर रहे हो, मैं आपको 150 रुपये तक दूंगा, तो आपको क्या 150 रुपये मिल रहा है। लेकिन यूके में अगर आप रिसाइकलर हो तो आपको 600 रुपये पर केजी के हिसाब से मिलेगा जितना आप रिसाइकिल करोगे बैटरी वेस्ट। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं और प्रॉब्लम को सीवियर करता है, जिससे रिसाइकलर बहुत ज़्यादा नहीं रिसाइकलिंग के ऊपर फोकस करें, क्योंकि उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, मॉनेटरी बेनिफिट उतना नहीं मिल रहा है। क्योंकि जब गवर्नमेंट ने कह दिया मिनिमम अमाउंट इतना ही है, तो ये जो करंट फ्लोर प्राइस 150 मैंने आपको बोला बहुत लो है कि वो रिसाइकलिंग कॉस्ट को कवर कर पाएगा। तो आप सोचो कि भैया 150 रुपये में हम क्या करेंगे? हम 1 किलो जो बैटरी वेस्ट है उसको रिसाइकिल करने में मुझे बहुत समय लगता है, ठीक है, आपको बहुत समय लगता है। उस चीज़ को आप रिसाइकिल करोगे, आपके लिए मैन पावर लगेगी, आपको सर्टेन स्पेसिफाइड मशीनरी यूज़ होंगे। ऐसा तो है नहीं बस जला दोगे उठा करके, कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स लगेंगे, तो वो सब 150 रुपये आपको बहुत कम लगता है। इस वजह से ये चीज़ कहीं ना कहीं मार्केट डिस्टॉर्शन क्रिएट करेगी। फ्रॉडुलेंट रिसाइकिल, ऐसा भी हो सकता है कि आप फ्रॉड करना स्टार्ट कर दें, मतलब जो रिसाइकलर्स हैं वो फ्रॉड करना स्टार्ट कर दें, वो फेक सर्टिफिकेट्स देना स्टार्ट कर दें, ठीक है। इससे वो लोग सोचें कौन इसको उठाएगा, चलो मिट्टी खोदो उठा के डंप कर दो जितनी बैटरी वेस्ट है। तो ये प्रॉब्लम को सही करने के बजाय और ज़्यादा सीवियर बना देगा, ठीक है। तो ये सारे आपको मैंने रीजंस बताए कि जब कभी एक प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिलेगा तो रिसाइकलर किस तरीके से प्रॉब्लम को और सीवियर कर सकते हैं। बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में डिस्कस तो किया गया, लेकिन उसके लिए प्रॉपर प्रोटोकॉल्स नहीं बनाए गए थे। इन द सेम वे जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया तो गया है, लेकिन उसको अगर प्रॉपर पावर्स नहीं दी जाएंगी वो काम कैसे करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने उस पावर को हाईलाइट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भैया ऐसा है, आपके पास पावर है कि आप इम्पोज कर सकते हो पेनल्टीज। अब जो आपका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके पास पावर है, देर लाइक ना हमारे पास भी पावर है, हम जो चाहें वो भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं चांसेस हो सकते हैं अच्छा होने के। इससे इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशन ये होगा कि जो आपकी रिसाइकलिंग कैपेसिटी है वो इन्वर्सली इम्पैक्ट होगी। उससे $1 बिलियन तक जो फॉरेन एक्सचेंज है वो लॉस होने के चांसेस है बाय 2030, क्योंकि हमारी डिपेंडेंस अभी भी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप रिसाइकलर हो, मैंने आपको मान लो 1 टन का वेस्ट दे रखा है, आपने उसको रिसाइकिल किया, रिसाइकिल करने के बाद उसमें से जो सही निकलेगा उसका दोबारा यूज़ हो सकता है ना सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर। लेकिन अगर आपने उसको डंप कर दिया तो कुछ निकला ही नहीं। तो मुझे अगर दोबारा बैटरी चाहिए तो मुझे फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इंपोर्ट करने के लिए जो मिनरल ज़रूरी होते हैं, लिथियम, कोबाल्ट, निकल, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन भी था कोबाल्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में सबसे ज़्यादा कोबाल्ट पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। यहीं पे यूएसए ने इन्वेस्टमेंट बहुत एक्सेसिव करने का डिसीजन लिया। यूएसए ने कहा कि भैया हम यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि यूएसए को चाहिए रेयर अर्थ एलिमेंट। रेयर अर्थ एलिमेंट टोटल अप्रॉक्सीमेटली 17 रेयर अर्थ एलिमेंट है, और इसी से पूरी की पूरी जो रिन्यूएबल एनर्जी है, क्लीन एनर्जी है, इसी पे डिपेंडेंट है। और चाइना के पास इसका बहुत अच्छा खासा प्रोसेसिंग यूनिट्स है। इट इज़ नेवर अबाउट रिजर्व कहाँ पे, इट इज़ अबाउट प्रोसेसिंग, क्योंकि जो रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं उनको प्रोसेस करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन चाइना ने इसके ऊपर महारत हासिल कर रखी, क्योंकि उसने बहुत अर्ली 1930 से प्रोसेसिंग प्लांट बनाना स्टार्ट कर दिए थे, जिस वजह से आज करंट सिचुएशन ये है कि पूरी दुनिया में अप्रॉक्सीमेटली 70% डोमिनेट करता है प्रोसेसिंग में रेयर अर्थ एलिमेंट की। चाइना आज इसी वजह से टॉप पे चल रहा है, ठीक है। अब जो ग्लोबल कंपनीज हैं उनके अक्सर ये डबल स्टैंडर्ड रहते हैं कि वो क्या करेंगे, डेवलप कंट्रीज में कंप्लायंसेस करेंगे, और जो डेवलपिंग कंट्रीज इंडिया में उसमें क्या करेंगे, वो लोग जो लूप होल्स हैं उनका यूज़ करके वो लोग इवेड कर जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा इसी तरीके से क्या होता है, टैक्स अवॉइडेंस होता है। डबल टैक्स अवॉइडेंस रूल नाम की चीज़ थी। वहाँ पे क्या होता है, एक कंट्री का टैक्स जो है दूसरी कंट्री में किसी तरीके से बचाया जाता है। क्यों? क्योंकि लूप होल्स होते हैं कंट्री में टैक्सेशन में। तो यही सेम चीज़ इंडिया के रेफरेंस में, इसी से क्वेश्चन भी ध्यान रखना, डबल टैक्स अवॉइडेंस करके आप डालोगे नेट पे, PYQ डालेंगे तो आपको दिखेगा कि ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब इस पे रिकमेंडेशन सोल्यूशंस क्या है? पहली बात तो एक फेयर और रियलिस्टिक EPR फुल प्राइस होना चाहिए। मतलब अगर मैं आपसे रिसाइकलिंग करा रहा हूं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस हाँ 150 रुपये दे रहे हैं। फ्लोर प्राइस होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 400-500 रुपये, ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि हाँ भैया मैं अब इसकी रिसाइकलिंग करूंगा इससे, ठीक है। ग्लोबली जो बेंचमार्क है उसमें होना चाहिए। जो जितना भी पैसा वैल्यू चेन में लग रहा है वो सारी चीज़ें ढंग से होनी चाहिए, जिससे रिकवरी प्रॉपर हो सके, ना केवल आपका प्रॉपर बैटरी वेस्ट के साथ ही साथ जितनी भी कॉस्टिंग आती है, राइट।
एक स्ट्रॉन्गर एनफोर्समेंट होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए कि जो एक्चुअल में ईपीआर सर्टिफिकेट बन रहे हैं क्या वो सही है या सब फेक है। अगर फेक है तो उस पर प्रॉपर पेनल्टीज लगना चाहिए फ्रॉड के लिए। जो इनफॉर्मल सेक्टर है उनको इंटीग्रेट करना होगा, क्योंकि आज भी इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है। कल इसीलिए मैंने आपको राइट टू रिपेयर के ऊपर समझाया था, जहाँ पे मैंने बताया था कि राइट टू रिपेयर में गवर्नमेंट ने कहा है कि आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट था, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में आपने देखा है कि लिथियम का यूज़ होता है, ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट का भी यूज़ होते हैं, कंप्यूटर देख रहे हैं उसमें चिप्स लग रही हैं, सिलिकॉन यूज़ हो रहा है, तो ये सब क्या है, ये सब आपके सेमीकंडक्टर्स हैं। तो इनका यूज़ जब होता है तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर ये एक तरीके से आपका यूज़ खत्म होता है तो उसमें चांसेस हैं रिपेयर होने के, तो इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट अप आपको उसे रिपेयर करवाना चाहिए। तो राइट टू रिपेयर करवाने के लिए आपको जाना पड़ेगा शॉप्स पे, तो उसमें आएगा राइट टू रिमेंबर। राइट टू रिमेंबर मतलब क्या है, जो ट्रेडिशनल शॉप्स होती हैं रिपेयरिंग की, जो आपकी लोकल मोबाइल शॉप्स होती हैं, वहां पे जा करके आप रिपेयरिंग करवा सकते हैं उसकी। लेकिन अभी भी वो सब इनफॉर्मल सेक्टर में हो रहा है। इंडिया में क्या सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल की शॉप एकदम सर्विस सेंटर पे होता है? नहीं, बहुत ज़्यादा आपके जो छोटी छोटी मोबाइल की शॉप्स होती हैं वहाँ पर सारे काम होते हैं। मोबाइल को ले जाते हो, भैया स्क्रीन गार्ड बदल दो, छोटी छोटी शॉप्स होती हैं। क्या लगता है उनके पास आईटी की डिग्री है, उनके पास बीटेक है? नहीं, उन्होंने अपनी नॉलेज को एक्वायर किया जनरेशन टू जनरेशन, उन्होंने देख देख के सीखा है। तो इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर बहुत प्रिवेल कर रहा है। इसी से कनेक्टेड एक और आर्टिकल मैंने आपको बताया था कि इंडिया में जो हजार्डस वेस्ट है उसकी हैंडलिंग में इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स कितने हैं, इनफॉर्मल वर्कर्स कितने हैं, उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, क्योंकि ये सारे टॉक्सिक वेस्ट होते हैं, इनके हेल्थ को इन्वर्सली इम्पैक्ट कर सकते हैं। अगर एक तरीके से अच्छा खासा एक बोलते हैं ना सेफ्टी गार्ड्स नहीं होगा तो इम्पैक्ट बिगड़ेगा। फिर आपको मैंने बताया था कि सोशल ऑडिट जब हुआ था जिसमें 54 पे अप्रॉक्सीमेटली देखा गया था, तो 47 लोग मरे थे। किस वजह से? क्योंकि उसमें इम्प्रॉपर तरीके से उनके पास अच्छे खासे गियर्स नहीं थे हैंडल करने के लिए हजार्डस वेस्ट। तो वो आर्टिकल को भी आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो सब इनफॉर्मल सेक्टर में थे। तो अभी डिमांड ये है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर उसको इंटीग्रेट करना चाहिए। इंटीग्रेट कैसे करेंगे? बाय ट्रेनिंग, रेगुलेटिंग अच्छे तरीके से, ताकि उनको फॉर्मल, सेफ, स्किल्ड रिसाइकलिंग आ सके। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका कोलैबोरेशन होना चाहिए, जिससे पॉलिसी मेकर्स, रिसाइकलर, प्रोड्यूसर्स आपस में डायलॉग करें और एक अच्छी खासी कंक्लूजन, कंसेंसस पे आ सकें। कंक्लूजन आपको वैसे ही लिखना है कि जितनी भी बैटरी डिस्पोजल है वो केवल एनवायरमेंट थ्रेट नहीं है, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक रिस्क भी है, और एक अच्छी खासी ईपीआर फ्रेमवर्क होना जिससे इफेक्टिव एनफोर्समेंट हो सके, फेयर प्राइसिंग होना जिससे जितने भी चैलेंजेस हैं इनको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया जा सके, और ग्रीन ग्रोथ और सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, ये जो हमेशा कंक्लूजन होता है ये किसके ऊपर होता है? प्रॉब्लम, सोल्यूशन और फिर कंक्लूजन आता है। तो ये पूरा जो एडिटोरियल था इसमें से मैंने की पॉइंट्स आपके निकाले जिससे आप आंसर में उसे लिख सकें। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बताया कि आपको नेशनल वाटर पॉलिसी ऑफ इंडिया बतानी है। तो पहला पॉइंट है, आपको एक क्वेश्चन की एक पहली डिमांड क्या है? आप नेशनल वाटर पॉलिसी बताइए। तो यहाँ पे मैंने आपको नेशनल वाटर पॉलिसी के बारे में बताया कि क्या है उसमें, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट होना चाहिए, हर चीज़ इंटीग्रेट होनी चाहिए, प्रायोरिटाइज करना चाहिए, ड्रिंकिंग, फिर इरिगेशन, फिर इंडस्ट्रीज, क्योंकि ये सारी प्रायोरिटी हैं। आप क्या खेती में पानी डालोगे या पहले पेट में डालोगे? ऑब्वियस सी बात है, पहले अपनी थर्स्ट को कम करोगे। वाटर प्राइसिंग में एक इस तरीके से होनी चाहिए जिससे सस्टेनेबिलिटी हो सके, पॉल्यूशन प्रिवेंशन और कंट्रोल मैकेनिज्म होना चाहिए, सब नेशनल वाटर पॉलिसी में डाला गया है। ठीक है, रिसाइकलिंग और रीयूज को प्रमोट किया जाना चाहिए। अब रिसाइकलिंग में यहाँ पे आप डाल सकते हो बैटरी वाला एग्जांपल। कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और एक्वाइफर मैनेजमेंट पे एम्फोसिस हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन का पहली डिमांड क्या है? आप नेशनल वाटर पॉलिसी बताइए। तो यहाँ पे आप की प्रोविजंस ऐसे बता दीजिए। फिर आप टेकिंग गंगा रिवर का एग्जाम्पल लेके आप डिस्कस करिए क्या स्ट्रैटेजीज हैं जो कि अडॉप्ट की जा सकती हैं जिससे वाटर पोल्यूशन का कंट्रोल और मैनेजमेंट हो सके। तो पहला क्वेश्चन की डिमांड क्या थी? पहली डिमांड थी आप एन्यूमरेट करो। एन्यूमरेट कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिखे तो हमेशा ध्यान रखिए बेटा कि आपको पॉइंट्स में लिखना है। एन्यूमरेट का मतलब ये होता है आप अपने चीजों को पॉइंट एक नंबरिंग में सीक्वेंस में लिखिए। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है इसको। पहला आपका ये हो गया पहला पार्ट क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट हो गया ये जहां पे आप बताइए क्या क्या स्ट्रैटेजी। तीसरा है क्या क्या लीगल प्रोविजंस हैं जिससे मैनेजमेंट और हैंडलिंग की जा सकती है हजार्डस वेस्ट इंडिया की। तो ये हजार्डस वेस्ट वाले में आप एग्जांपल दे सकते हैं। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको प्रॉपर समझाया कि जितना ज़्यादा बैटरी वेस्ट हो रहा है
वो एग्जाम्पल दे सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट जो है पार्ट, यहाँ पे स्ट्रैटेजीज क्या अप्लाई हो सकती है एक बार आप पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। सी वेस्ट ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होनी चाहिए, इको सेंसिटिव जोन होने चाहिए जिससे रिवर बैंक में एनक्रोचमेंट कम हो सके, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, बायो रिमीडिएशन होना चाहिए, वेटलैंड्स जितने भी हैं वो एक एज अ फिल्ट्रेशन काम करें, ये ना हो कि वेटलैंड्स ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट कर दें। जैसी वेटलैंड की बात हो तो रिसेंटली एक आर्टिकल मैंने समझाया था कोलेरू लेक के ऊपर। कोलेरू लेक में क्या बताया था मैंने, जो कृष्णा रिवर में, याद आ रहा है आपको, रिकॉल करिए दिमाग में, तुरंत सोचिए, प्रेशर डाला करिए कि हाँ क्या बताया था मैंने कोलेरू लेक के ऊपर। फिर उसी में पल्लावरम प्रोजेक्ट भी मैंने कनेक्ट किया था। आप लोग एक बार प्रीवियस जा करके देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कॉन्टेक्स्ट क्या है। कोलेरू लेक के ऊपर एग्जाम्पल जो क्वेश्चन भी आया था 2023 में, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो कोलेरू लेक कौन सी दो रिवर के बीच में यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे। फिर इरिगेशन सिस्टम टाइप्स भी मैंने आपको प्रॉपर समझा दिया था, उसी से कनेक्ट करके मैंने इंद्रापुरी रिजर्वायर भी समझाया था। तो ये सारे पॉइंट्स जब मैं बोला करूँ तो आप एक बार रिकॉल क्या करिए कि अच्छा हाँ सर ने इस पार्ट पे ये चीज़ समझाई थी, अगर आप रेगुलरली चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं रिवर गंगा रिवर गंगा पोल्यूशन कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट है क्या क्या लीगल प्रोविजन है हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो पहला तो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, फिर आपका हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, वाटर एक्ट, यही सेम चीज़ आज आर्टिकल में भी थी, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। तो ये सारे एक्ट हैं जो आप मेंशन करके दिखा सकते हैं कि आपको लीगल प्रोविजंस एक्चुअली में पता है। ऐसा नहीं कि आपको कोई लीगल प्रोविजन की जानकारी नहीं है, बस आप कुछ भी लिख दे रहे हैं। आप जब स्पेसिफिक पार्ट लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ आपने कुछ लिखा है। और कंक्लूजन में सिंपल, कंक्लूजन में हमेशा जो आपने बॉडी में लिखा है उसी को कंक्लूड करिए कि इंडिया में लीगल पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है एक रोबस्ट मैकेनिज्म, इफेक्टिव रिवर पोल्यूशन कंट्रोल जितने भी होते हैं जैसे रिवर गंगा का है वो एक इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन को डिमांड करते हैं। रिवर गंगा ऐसा नहीं है केवल यूपी में है, ऐसा नहीं है कि रिवर गंगा बस एक स्टेट से फ्लो कर रही है, वो मल्टीपल स्टेट से फ्लो कर रही है। तो उसमें इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और इसी इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन में एक चीज़ आपको मैंने समझाई थी, जो आपकी 27th रीजनल जोनल काउंसिल हुई थी, ठीक है। जोनल काउंसिल में कौन कौन मेंबर होता है, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चेयरपर्सन होते हैं और वाइस चेयरपर्सन आपका चीफ मिनिस्टर होते हैं। जो ईस्टर्न जोनल काउंसिल थी कहाँ हुई थी, कहाँ मतलब कौन कौन से मेंबर्स थे वहाँ पे, तो आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार, ये सारे थे। उसी में एक चीज़ और मैंने समझाई थी, इंदिरापुरी रिजर्वायर के ऊपर मैंने आपको प्रॉपर आइडिया दिया था कि क्या डिसीजन चल रहा था, किसके ऊपर बना है, सोन रिवर के ऊपर बना है। सोन रिवर क्या है, सोन सेकेंड लार्जेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की आफ्टर यमुना रिवर, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, आपको एक अच्छा खासा आइडिया लगेगा। आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।